तो चलिए देखो 17 से अगर जितने भी एमसीक्यू अभी हम स्टार्ट करने वाले वो सारे के सारे प्रैक्टिकल है। ओके, अब एक बार यहाँ पर जितने प्रैक्टिकल एमसीक्यू है उसको एक बार देख लो। क्या पूछा है आपको? स्टॉक टर्नओवर रेशियो। अब स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? बोले कि मटेरियल का जो कंजम्पशन है वो, ओके, और उसको डिवाइड करेंगे एवरेज स्टॉक से। ओके, अब आपको पता होना चाहिए कि कंजम्पशन कैसे निकालते हैं, मटेरियल का यूज़ कैसे, मतलब कितना यूज़ किया मटेरियल को, वो कैसे पता चलेगा? ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्या होता है? क्लोजिंग। ओपनिंग है 80,000, परचेस है 2,60,000 और क्लोजिंग है 40,000। अगर इसको कैलकुलेशन करते हो ना तो आपका आंसर 3 लाख आ जाएगा, और ये 3 लाख यहाँ पर लिख लो। अभी आपको ये पता है कि एवरेज स्टॉक निकालना है, तो कैसे निकाल सकते हैं? तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 करके। ओपनिंग है 80,000, क्लोजिंग है 40,000 और डिवाइड बाय अगर 2 करता हूँ तो मेरे को मिल जाता है 60,000, और ये 60,000 को यहाँ पर अगर चिपका दूँ तो ये आ जाएगा 5 टाइम्स। ओके, ये आ गया आंसर, देख लो। देखो थोड़ी प्रैक्टिस करके जाना तो स्पीड आनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि जैसे आज का पेपर, मतलब जो कॉर्पोरेट का पेपर है उसमें भी आपने देखा होगा कि थोड़ा क्वेश्चन थे ना वो थोड़े ज़्यादा थे। अगर जिसकी प्रैक्टिस नहीं होगी उसका वो छूटा होगा, ठीक है। अदरवाइज जितना मैंने क्वेश्चन करवाया था अगर उसको ही अच्छे से करके गए होगे ना तो मैं नहीं मानता हूँ किसी को 40 के नीचे लाने की ज़रूरत है, ठीक है। मुझे भी पता है, मतलब सारे क्वेश्चन वही थे जो हमने किए थे, ठीक है, कहीं ना कहीं तो किए थे, चाहे फिर वो न्यू एमसीक्यू में या तो ओल्ड एमसीक्यू में। चलो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा पूछ सकते हैं अमाउंट चेंज करके इस टाइप का। जैसे आपको ईओक्यू का फॉर्मूला मैंने सिखाया भी हुआ है, ठीक है, इसका पूरा टॉपिक बताया था कि ये ईओक्यू का फॉर्मूला कैसे मतलब बनता है वो भी सिखाया था। ओके, फॉर्मूला कैसे क्रिएट होता है, तो ये ईओक्यू का फॉर्मूला है। अब देखो यहाँ पर बोला है कि ईओक्यू का जो आंसर है ना वो दे रखा है, मतलब इतने होशियार है ना, देखो उन्होंने आंसर दे रखा है, आपको आंसर नहीं ढूंढना, ये आंसर दे रखा है, ठीक है, जो ईओक्यू का निकाल है। तो उन्होंने पूछा क्या होगा फिर, तो बोला ये कि एनुअल कंजम्पशन बता दो। यार एनुअल कंजम्पशन मतलब ये ए पूछा है, ए कितना होगा एनुअल कंजम्पशन, तो 2 इंटू ए। अब ये ओ का आंसर क्या होता है? ऑर्डरिंग कॉस्ट, तो ये ऑर्डरिंग कॉस्ट हो गया 90, ठीक है, तो 2 इंटू ए इंटू 90, ठीक है, ये इंटू इंटू होगा तीनों के बीच में। अब सी का मतलब क्या होता है? आप कितने रुपीज़ की कॉस्ट में खरीदते हो वस्तु को? बोले कि 90 रुपये, और आपकी स्टोरेज कॉस्ट क्या है? 10 रुपीज़। तो यहाँ पर सी कितना हो जाएगा? 90 का 10%, 90 का 10% मतलब 9 रुपये, तो इसको 9 से डिवाइड कर लूँगा, ठीक है, सी कितना हो जाएगा? 9। अब अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहता हूँ तो मेरे को दोनों साइड क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर करना पड़ेगा। ये जो दिख रहा है ये वाला टॉपिक, उसमें दोनों तरफ स्क्वायर करो, 3000 पे भी स्क्वायर करो और ये जो अंडर रूट वाला है उसके ऊपर भी स्क्वायर करो, मतलब दोनों साइड अगर मैं स्क्वायर करता हूँ ना तो मेरे पास यहाँ से अंडर रूट जो है ना वो हट जाएगा, अंडर रूट हटा दो, ठीक है, अंडर रूट को हटा दो, तो यहाँ पर 180a डिवाइड बाई 9 हो जाएगा, ठीक है, 90 इंटू 2 कर दो, ठीक है, और आंसर आ जाएगा 20a। और ऊपर सामने 3000 का अगर स्क्वायर करते हो ना तो देखो 3000 का स्क्वायर करो और सीधा वो 20 जो है ना सामने से उसको डिवाइड में कर लो, 3000 का स्क्वायर करके 20 को सामने लेके जाओ, डिवाइड कर लो, देखो आपका आंसर मिल जाएगा 4,50,000। ये आपका आंसर हो गया, ये एनुअल कंजम्पशन हो गया और ये आपके सामने आंसर है, देखो, ठीक है। अब देखो मैं आपको एक लॉजिक बता दूं, अगर ये क्वेश्चन को बिना सॉल्व किए भी अगर आप दो चीज का लॉजिक लगा सकते हो ना तो बहुत अच्छा रहेगा, और लेकिन उसके लिए पहले ईओक्यू का कॉन्सेप्ट भी जानना जरूरी है। आपको पता है ईओक्यू जो होता है ना, ईओक्यू वो आपके एनुअल कंजम्पशन से कभी ज़्यादा नहीं आता, सही बात है ना, लॉजिक क्या है उसके पीछे वो आपको पता चल गया होगा। जैसे ईओक्यू का आंसर जो है ना वो आपको 3000 दे रखा है, तो आपका जो एनुअल कंजम्पशन है वो हमेशा ज़्यादा होता है, क्योंकि ईओक्यू क्या होता है, हम ऑर्डर करते हैं धीरे धीरे, हमें पूरे साल में जो चीज़ चाहिए उसमें से ऑर्डर करते जाते। तो देखो ए तो आंसर आएगा नहीं, बी आंसर आएगा ही नहीं, क्योंकि वो 3000 से कम है ना, सीधी बात है।
थोड़ा सा कॉमन सेंस, ओके, और काम बन जाएगा। ओके, अगर तुक्का लगाना हो तो भी। चलो, वैसे पूरा सॉल्व हो सकता है तो तुक्का की क्या ज़रूरत है। अब आ जाओ यहाँ पर, ये सवाल देखो, ये सवाल देख लो क्या है। बोला कि बाई मंथली कंजम्पशन जो है वो 5000। बाई मंथली का मतलब क्या हो जाता है, मेरे को 2 महीने का जो कंजप्शन है ना वो 5000 यूनिट है। अगर मैं 2 महीने कंजप्शन मतलब कोई मुझे मटेरियल का कंजप्शन करना है तो वो 5000 होना चाहिए। बोला कि हाउ मेनी यूनिट्स शुड बी टेकन इन फॉर्मूला ऑफ EOQ। अच्छा, EOQ के फॉर्मूला में आप जो 2AO डिवाइड बाई C करते हो उसमें A जो होता है ना वो ऑलवेज एनुअल कंजप्शन होता है, मतलब पूरे साल का कंजप्शन। याद करो, बताया था मैंने। अब मेरे को पूरे साल का मतलब 12 महीने का कितना कंजप्शन चाहिए वो मेरे को बता दो। जब 12 महीने का 5000 है, सॉरी 2 महीने का 5000 है तो 12 महीने का कितना होगा, तो 12000, सॉरी एक सेकेंड, 12 इंटू 5000 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा बताओ मेरे को। 30,000 आ जाएगा, है ना। हो गया 30,000। देख लो, क्लियर, आगे बढ़े। चलिए यहां पर ये देख लो, प्रिया कंप्लीट वर्क। अच्छा, ये हेल्सी रोवेन वाला पढ़ के जाना, आंसर मतलब यहां से क्वेश्चन जरूर आएगा, हेल्सी रोवेन दोनों। देखो, प्रिया कंप्लीट वर्क इन 70 आवर्स, मतलब अगर उसने टाइम टेकन किया होगा तो वो 70 आवर्स में किया होगा, जबकि उसको 100 घंटे का काम दिया था। मतलब उसको बोला था कि 100 आवर्स में काम कर लेना, उसने 70 आवर्स में कंप्लीट कर लिया, तो उसने कितना टाइम बचा लिया, मतलब 30 आवर्स बचा लिए। ठीक है, चलो, लेबर रेट जो है ना वो आपको 20 रुपये दे रखे, मतलब आर जो है वो 20 रुपये, मतलब 1 घंटे का काम करने का जो पैसा है वो 20 रुपये मिलेगा। अब आपको बोला रोवेन के हिसाब से पता लगाओ। देखो, फॉर्मूला पता होनी चाहिए, ठीक है। हमारे ये फॉर्मूला के हिसाब से अगर काम करते हैं तो ऐसा कुछ फॉर्मूला है उसका। अब टी कितना है, बोले 70, ये कितना है 20, मतलब ये 1400 तो हो ही गया, खत्म कहानी। हाँ, TS कितना है 30, TA कितना है बोला कि 100, और TA 70 इंटू 20। अब देखो इसको सॉल्व करो, 70 इंटू 20 इंटू 30 डिवाइड बाई 100, मतलब ये आ जाएगा 420 पूरा सॉल्यूशन के साथ, तो ये आ जाएगा 1820। ये आंसर आ गया डी। हो गया, चलिए तो क्लियर, आगे बढ़ते हैं। चलो, ये आ गया 14 आवर्स जो है, और यहाँ पर बोला 20 आवर्स का काम दिया था, जबकि उसने 14 आवर्स में कंप्लीट कर दिया। 40 घंटे का रुपीज़ के हिसाब से, मतलब 40 रुपीज़ के हिसाब से उसको पैसा मिलता है 1 घंटे काम करने का। हेल्सी के हिसाब से काम बताना है कि उसको कितना वेजेस देना पड़ेगा। तो देखो, टाइम अलाउड कितना हो गया 20 घंटे, टाइम टेकन कितना हो गया 14, तो टाइम सेव्ड कितना हो गया बोला कि 6। ओके, मेरे को रेट कितना दिया यहाँ पर 40 रुपये। ओके, अभी यहाँ पर काम करना है अपने को TT इंटू आर। ओके, हेल्सी के हिसाब से निकालना, तो हेल्सी कैसे करता है बोले 50% बेसिस दे दो, कितना जो जितना टाइम बचा है उतना। ठीक है, मतलब ये जितना टाइम बचता है उतना एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है, तो देखो 14 इंटू 40, ठीक है, और प्लस 50 डिवाइड बाई 100, और कितना टाइम बचाया था बोला कि 6 घंटे बचाए थे, और 6 घंटे के 40 रुपये के हिसाब से अपना टाइम सेविंग हो जाता है। और ये आ जाएगा कितना आंसर, एक सेकेंड, 14 इंटू 40 मतलब 560 आ गया, और ये 6 इंटू 40 का 50% करोगे तो 120 आ जाएगा, मतलब आई थिंक ये 680 का आंसर फाइनल हो जाएगा। ये आ गया 680, हो गया। चल आगे बढ़ते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ से अभी थोड़े बहुत कुछ क्वेश्चन जो है वो एकदम बेसिक वाला ही क्वेश्चन है। जैसे बोला गया कि स्टैंडर्ड टाइम इज ऑलवेज लाइक टाइम अलाउड, मतलब आपको 40 घंटे का काम मतलब काम दिया है,
और उसको 20 रुपये के हिसाब से रेट मिलता है, मतलब 20 रुपये का उसका वेजिस रेट है। अब एक्चुअल टाइम टेकन कितना है, 30 आवर्स, मतलब टाइम टेकन इक्वल टू 30 आवर्स। ओके, हाँ अभी क्या बोला, पीस वेजिस सिस्टम के हिसाब से बता दो। अब देखो एक तो मैंने आपको सिखाया भी है कि पीस वेजिस होता है और एक होता है टाइम वेजिस, और मैंने बोला था पीस वेजिस में टी ए इंटू आर होता है और टाइम वेजिस में टी टी इंटू आर होता है, बराबर। अभी अपने को पूछा है पीस वेजिस, तो पीस वेजिस में क्या करना है, टी ए कितना है, बोला कि 40 इंटू 20, ये आ गया 800, ये हो गया आंसर, हो गया। बस सीधा पढ़ के ही पता चल जाएगा अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लियर किया है तो। चलो लेबर जो है, लेबर का टर्नओवर रेट है, लेकिन कौन सा बोला कि लेबर टर्नओवर रेट एज पर द जॉइंट मेथड, ओके 10%। एवरेज एम्प्लॉय जो है वो दे रखा है और सेपरेशन दे रखा है, बोला कि एम्प्लॉय रिप्लेस कितने करने वाले वो। अब देखो जॉइंट मेथड की फॉर्मूला याद करो, क्या फॉर्मूला, बोला ये है कि जो सेपरेशन किया है, मतलब जितने लोगों को निकाल दिया धक्के मार के वो लोग, प्लस जितने लोगों को नया अपॉइंट किया, ठीक है, रिप्लेस किया जिसको हम बोलते हैं क्वेश्चन के हिसाब से, डिवाइड बाय एवरेज एम्प्लॉय, ओके, और इनटू कर देना 100 से। अब ये आपको 10 दे रखा है, ये आपको 230 दे रखा है, डिवाइड करके एवरेज दे रखा है 5000, और ये रिप्लेस कितना किया वो नहीं पता, तो x समझ लो, और ये आ गया 100। अब देखो ये सामने लेके जाओगे ना, तो 10 के साथ 5000 को मल्टीपल करोगे, ये 100 सामने लेके जाओगे तो डिवाइड करोगे, और ये आ जाएगा 230 प्लस x, ये आ जाएगा 500, और ये 230 सामने से चला जाए तो माइनस, ये 270 आंसर आ गया, मतलब 270 एम्प्लॉय आएंगे। हो गया, चल आगे बढ़ते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो आपको दे रखा है 3 लाख, बोला कि 75 वर्कर 25 दिन काम करेंगे और डेली 8 घंटा काम करेंगे, है ना। तो देखो मेरे को ये बताओ कि टोटल मैन आवर्स कितने हुए, मतलब देखो 75 वर्कर के पास मैं काम करवाऊंगा, ओके, मेरी फैक्ट्री में उनको लगातार 25 दिन तक काम करवाऊंगा और डेली 8-8 घंटे की ड्यूटी, तो टोटल कितना घंटे काम हुआ होगा, कितने मैन आवर्स का काम हुआ होगा, मतलब कितने मैन आवर्स, तो टोटल 15,000 मैन आवर्स का काम हुआ अपने फैक्ट्री में। और हम देखो क्या पूछा, रेट पूछा है, आर्ली रेट, मतलब 1 घंटे का कितना रेट होगा, है ना। तो देखो एक सीधी बात है, आपने कितना खर्चा किया, 3 लाख रुपए का खर्चा किया और कितने घंटे काम करवाया, 15,000 घंटे, तो डिवाइड कर लो ना, 20 रुपये आएगा 1 घंटे का, मतलब 1 आवर्स का 20 रुपये, 1 आवर्स का 20 रुपये का चार्जेस लगा, ये आ गया आंसर, ओके। हाँ, फैक्ट्री एक्सपेंसेस एक्चुअली पेड, ओके, ये कितना पेड किया वो, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक सेकेंड, ये इस बार है ना ऐसा कुछ ना कुछ तो पूछ ही लेंगे, चाहे ऐसा पूछे या तो कुछ अमाउंट चेंज करके पूछे, लेकिन पूछेंगे जरूर, समझ लेना। मैं दोनों चीज समझा देता हूँ, ठीक है, मैं दोनों चीज समझा देता हूँ। देखो एक होता है अंडर एब्जॉर्प्शन, ओके, और एक होता है ओवर एब्जॉर्प्शन, ओके। अब देखो समझना, मैं आपको पहले लॉजिक समझाता हूँ फिर क्वेश्चन पे आता हूँ, वरना डायरेक्टली पता भी नहीं चलेगा कि ये अंडर एब्जॉर्ब ओवर एब्जॉर्ब क्या है। देखो समझो आपके दुकान या तो आपकी फैक्ट्री पे कोई कस्टमर आया, ठीक है, और आप उसको कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो, और आपने वो प्रोडक्ट जब बेचा तो कस्टमर से समझो एक्सपेक्टेड 60 रुपीज़ चार्ज लिया, मतलब आपने जो वसूल किया ना वो 60 रुपीज़ किया। वसूल करना मतलब एक तरीके से एब्जॉर्प्शन करना, आपने
जो एब्जॉर्प्शन किया वो 60 रुपीज़ के हिसाब से किया, मतलब आपने कस्टमर के पास से जो चार्जेस वसूल किया वो 60 रुपीज़ के हिसाब से किया। फिर बाद में पता चला कि आपका खर्चा 80 रुपये का हो गया। अब मुझे ये बताओ, ये एक्चुअल खर्चा 80 रुपये का हो गया, जबकि आपने एब्जॉर्ब जब किया था वो 80 रुपये किया था। तो आपने ज़्यादा एब्जॉर्ब किया या कम एब्जॉर्ब किया? मतलब कस्टमर से जो चार्जेस वसूल किए वो कम किए या ज़्यादा किए? खर्चा 80 का होना था और आपने खर्चा 80 के जगह पर 60 रुपीज़ ही चार्ज कर लिया, तो ये अंडर एब्जॉर्प्शन हो गया। ये क्या हो गया? अंडर एब्जॉर्प्शन। इसमें 20 रुपये का क्या हो गया? अंडर एब्जॉर्प्शन हो गया। ठीक है, तो ये अंडर एब्जॉर्प्शन हो गया। अब ऐसा हो गया कल के उठ के तो आपने जो एब्जॉर्प्शन किया वो 100 रुपये किया, जबकि एक्चुअल खर्चा जो हुआ वो 80 रुपये हो गया। तो आपने कस्टमर से एब्जॉर्प्शन ज़्यादा कर लिया, तो यहाँ पर क्या हो गया? ये 20 रुपये जो है वो ओवर एब्जॉर्प्शन हो गया। ठीक है, पहले ये पता होना चाहिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, आपका एक्चुअल में कितना खर्चा हुआ? बोला कि सर 30,000। ओके, मतलब ये एक्चुअल एक्सपेंस है। बोला रिकवरी रेट जो था ना, रिकवरी मतलब आप कस्टमर से जो रिकवरी करोगे वो 40% के हिसाब से करोगे डायरेक्ट लेबर का। अब डायरेक्ट लेबर आपके पास कितना है? 60,000। अब ये 60,000 का 40% करो तो कितना आता है? बोला 24,000। मतलब आप एब्जॉर्प्शन जो है ना, आप एब्जॉर्प्शन जो है वो कितना कर रहे हो? 24 का कर रहे हो। मतलब आप रिकवरी कर रहे हो कस्टमर से 24,000, कस्टमर से 24,000 का पैसा रिकवरी कर रहे हो, जबकि आपका जो एक्सपेंस हुआ ना एक्चुअल में वो 30,000 हुआ। तो आपने कम रिकवरी किया, आपने रिकवरी कम किया क्योंकि 24,000 ही किया, आपने 30 करना था। तो यहाँ पर अंडर एब्जॉर्प्शन हो गया 6,000 रुपये। यहाँ पर क्या हो गया? 6,000 रुपये का अंडर एब्जॉर्प्शन हो गया। हो सकता है इस बार एग्जाम में ओवर एब्जॉर्प्शन पूछ लें। ठीक है, ये खास ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मतलब ये क्वेश्चन मैं तो बोलूँ ना कि मतलब पढ़ने की क्या ज़रूरत है इसमें, तो आपके पास कॉमन सेंस भी होगा ना तो भी हो जाएगा। आपका पावर बिल जो है ना, घर का पावर बिल या तो आपकी फैक्ट्री का जो लाइट बिल है वो 4,80,000 रुपये आया। ये लाइट बिल आया कितना? 4,80,000। बोला कंजम्पशन जो है ना वो 10 यूनिट का हो रहा है। आपके घर पे जो लाइट बिल आता है वो उसका मीटर होता है, और वो मीटर में क्या होता है पता है? यूनिट होता है। जैसे 1 यूनिट चला, 2 यूनिट चला, 3 यूनिट चला, उसके हिसाब से अपनी गवर्नमेंट जो है, जो अपनी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है वो पैसा लेती है ना। तो उसने बोला कि 1 घंटे अगर आप काम करोगे तो आपका लाइट बिल जो है ना वो 10 यूनिट का क्या हो जाएगा? कंजप्शन हो जाएगा। ये तो मेरे को पता चल गया इस वाले टॉपिक से। फिर बोला जो पावर बिल है ना वो यूनिट का कितना रुपये से? 10 रुपये। मतलब 1 घंटे का पावर बिल कितना होगा? तो 10 यूनिट अगर चलता है 1 घंटे में और 10 रुपये का 1 यूनिट का खर्चा, तो मेरा जो टोटल खर्चा होगा ना 1 घंटे का वो कितना हो जाएगा? 100 रुपये। चेक कर लो, 100 रुपये हो जाएगा। मतलब 1 घंटे का बिल 100 रुपये आया है ना। 1 घंटे का बिल 100 रुपये, मतलब 100 रुपये पर आवर बोल सकता हूँ। अब मुझे यहाँ पर पूछा गया कि मेरा मशीन कितने घंटे चला होगा। ठीक है, तो देखो मेरा टोटल बिल आया ये टोटल बिल आया मेरा, और मेरा 100 रुपये पर आवर का बिल तो कंफर्म ही है। तो सीधी बात है, मेरा मशीन जो चला होगा ना वो इतने आवर्स ही चला होगा, सीधी बात है। ओके, चल हाँ, अभी यहां पर बोला मशीन आर रेट जो है 15, फिक्स कॉस्ट जो है वो 5,000, मशीन का जो टोटल आवर्स है वो 500। मतलब आपका मशीन 500 घंटे चला और 1 घंटे का 15 रुपये का चार्जेस, मतलब 7,500 का क्या हो गया? खर्चा हो गया ये आपका। और ये खर्चे में हमेशा 2 टाइप के एक्सपेंस होते हैं, एक तो होता है फिक्स एक्सपेंसेस, दूसरा होता है वेरिएबल एक्सपेंसेस। फिक्स एक्सपेंस कितना है? बोला कि 5,000। तो यार वेरिएबल एक्सपेंस कितना हो गया? 2,500। ओके, ये आ गया आंसर। बोल, हो गया। चलो, आपको ये तो क्वेश्चन कन्फर्मली पूछेंगे एग्जाम में,
यहाँ पर कुछ भी पूछेंगे, लेकिन ये तो ज़रूर पूछेंगे जो मैंने आपको समझाया भी है। याद करो किसी लेक्चर में मैंने आपको कुछ ऐसा बताया होगा। ये लेक्चर नहीं देखे तो देख लेना, क्योंकि कल एग्ज़ाम के अंदर कहीं ना कहीं 6 मार्क्स से लेकर 4 मार्क्स तो यहीं से मिलने वाले। मैंने ऐसा कुछ बताया था, ठीक है। मैंने क्या बताया था कि ये जो ऊपर जो होता है ना वो कॉस्ट का अमाउंट होता है, तो नीचे जो होता है वो सेल्स प्राइस होती है। अगर ये कॉस्ट प्राइस बनती है ना तो ये क्या बन जाएगी, सेल्स प्राइस। ऐसा मैंने कुछ समझाया था, वो वीडियो को देख लेना भी एक बार, ठीक है। वो लेक्चर को एक बार देख लेना, क्योंकि यहाँ से कहीं ना कहीं आपको कन्फर्मली ये जो मैंने ट्रिक सिखाई ना उधर से कहीं ना कहीं 2 क्वेश्चन तो कन्फर्मली होंगे कल, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कितना है, ये सेल्स कितना दे रखा है, 9 लाख। मतलब आपको क्वेश्चन में सेल्स दे रखा है 9 लाख रुपए का, मतलब आपने 9 लाख रुपए का बेचा। और प्रॉफिट जो है ना वो कुछ इस तरीके से एकदम स्टाइल में दे रखा है, देखो उन्होंने ये वाला ये परसेंटेज दे रखा है। और ये परसेंटेज किसके है पता है, यही बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉस्ट पे है, ये कॉस्ट पे है। और अपने पास है क्या, बोले सेल्स। अपने पास सेल्स है और परसेंटेज कॉस्ट पे दे रखा है, ये तो नाइंसाफी है ना, ठीक है। जो होना चाहिए उसका परसेंटेज दे देते है ना। तो एक सीधी बात है, मैंने आपको याद करो इसका फ्रैक्शन वैल्यू सिखाया था। इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/9। इसको भूल जाओ, इसको 1/9 समझो। और ये ऑन कॉस्ट था। ऑन कॉस्ट का मतलब क्या हो जाता है, जो डिवाइड है ना, डिवाइड में जो 9 दिख रहा है ना वो कॉस्ट है, और जो ऊपर की साइड दिख रहा है ना वो प्रॉफिट है, ठीक है। तो दोनों को टोटल कर देना तो सेल्स प्राइस कितनी मिल जाएगी, 10 रुपये, ठीक है। मतलब जो चीज 10 रुपये में बेच रहे हैं ना उसका प्रॉफिट कितना रुपये होता होगा, 1 रुपये। तो मतलब समझो मेरे पास सेल्स है तो मेरे को प्रॉफिट निकालना है। कैसे निकालूंगा, तो इसको मल्टीपल कर दो 1/10। कैसे 1/10, क्योंकि मुझे चाहिए ऑन सेल्स प्राइस। मतलब मेरे पास 10 रुपये का सेल्स प्राइस होगा तो 1 रुपये प्रॉफिट होता होगा। ये आ गया मेरा आंसर। इसको मल्टीपल करूंगा ना तो 90,000 आ जाएगा। और 90,000 को अगर मैं लेस करता हूँ ना तो 8,10,000 ये मेरा कॉस्ट आ जाएगा। अब इसके ऊपर देखो 1/9 करके ये आ गया आंसर। ऊपर से 1/10, नीचे से 1/9, समझे। और ये टॉपिक जो है ना वो आप जब आगे चल के कभी ना कभी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे ना, बैंकिंग वगैरह, उसमें ये ही सिखाएंगे। उसमें कोई कैलकुलेटर लेके नहीं जाने देंगे आपको, ठीक है। और उसमें ये 11 फ्रैक्शन में दे देंगे और 1/9 दे देते हैं ना, तो उसमें कैलकुलेटर भी कुछ नहीं कर सकता। आपके पास है ना कैलकुलेशन करने का तरीका होना चाहिए, ठीक है, वरना इसका तो बहुत अलग परसेंटेज जाएगा। अब देखो यहाँ पर वापस वही क्वेश्चन रिपीटेड पूछा, उल्टा क्वेश्चन पूछा। बोला कि सेल्स जो है ना वो 2,70,000 है, कॉस्ट ऑफ सेल्स है, सॉरी कॉस्ट ऑफ सेल्स है, कॉस्ट ऑफ सेल्स। मतलब देखो आपके पास जो सेल्स होता है ना उसमें से अगर आप प्रॉफिट लेस करते हो ना तो आपको क्या मिलता है, कॉस्ट ऑफ सेल्स, जो कि आपके पास 2,70,000 है, ठीक है। और आपको देखो प्रॉफिट जो है ना कितने पे दे रखा है, प्रॉफिट 25% ऑन सेलिंग प्राइस दे रखी। अब देखो यहाँ पर भी वापस अपने को उल्लू बनाया उसने। बोला कि इसके ऊपर 25% है, इसके ऊपर 25% है, सेल्स के ऊपर ऑन सेलिंग प्राइस। तो देखो यार सीधी बात है, मैंने आपको समझाया भी है कि 25% का मतलब पहले पता होना चाहिए। 25% मतलब 25/100 मतलब 1/4। मतलब अगर इसके ऊपर 1/4 होता है ना तो इसके ऊपर कितना होता है, 1/3 होता है कि नहीं होता। ये तो मैंने सिखाया था। ये तो टेक्निक्स अगर नहीं आती है ना तो आप समझ लो कि नेक्स्ट सेमेस्टर, आने वाले सेमेस्टर में तकलीफ में डाल देगा आपको, ठीक है। इतनी स्पीड इससे ही आएगी, वरना वो 100 एज्यूम करने बैठो ना तो उसमें तो आप पता है कितना सही करते हो, ठीक है। और ये आ जाएगा वापस 90,000, ठीक है। कैसे, 2,70,000 का 1/3 कर लो 90,000। अब ये 90,000 है तो ऊपर जो वैल्यू होगी ना वो कितनी होगी, सीधी बात है 3,60,000 ही होगा। और 3,60,000 का 1/4 करके देख लो 90,000 आ गया। और 2,70,000 का 1/3 करके देख लो आ गया आंसर।
ये टेक्निक से ही आप बैंकिंग वाले कोई भी स्टूडेंट है ना उनको पूछ लेना, जो बैंकिंग करते हैं ना उनको यही टेक्निक से सिखाते हैं, ठीक है। बस ये हम कॉमर्स वाले ही सिर्फ जो इसके ऊपर लेके बैठ जाते हैं कैलकुलेटर के ऊपर कि 100% एज्यूम करो और फिर वहाँ पर रॉन्ग करते हैं। चलो ये एक और क्वेश्चन आ गया, देखो सेल्स आपके पास है तो उसमें क्या, एक सेकेंड, सेल्स आपके पास है उसमें से आप क्या लेस कर दोगे, कॉस्ट, ओके, तो आपको क्या मिलता है, प्रॉफिट, ओके। या तो फिर अगर आप ऐसा सोचो कि सेल्स में से मैं अगर प्रॉफिट लेस कर दूं तो मेरे को क्या मिलेगा, कॉस्ट मिलेगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, प्रॉफिट दिया है, कितना दिया है 144 और कॉस्ट भी दे रखा है, देखो 4,32,000, तो सीधी बात ऊपर अमाउंट कितनी होगी 432,000 प्लस 1,44,000, ये होगा 5,76,000, तभी तो जाके आंसर सेट होगा। अब उसने पूछा क्या है, देखो पढ़ो, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स पूछा, ऑन सेल्स का मतलब पता है डिवाइड में सेल्स होना चाहिए, डिवाइड में सेल्स होना चाहिए, डिवाइड में सेल्स कितना है, ये रहा 5,76,000 और ऊपर प्रॉफिट होना चाहिए 1,44,000, हो गया। बस इसको इंटू 100 कर लेना, 144 डिवाइड बाई 576 इंटू 100 कितना आ गया 25%, लो आंसर आ गया, हो गया ना। चलो कंप्लीट, आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये एक क्वेश्चन क्या बोला, मटेरियल वेजेस और फैक्ट्री ओवरहेड चार्ज 20% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वापस देखो आपको बोला गया मटेरियल कितना है 60,000, आपको बोला गया वेजेस कितना बोला गया 1,00,000, ओके, दोनों का टोटल कर ले तो मेरे को मिल जाएगा प्राइम कॉस्ट, मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। उसमें फैक्ट्री ओवरहेड का खर्चा अगर ऐड करता हूं तो मेरे को मिल जाता है फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है। फिर फैक्ट्री कॉस्ट में क्या ऐड करना, बोला कि एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, ओके, और आपको मिल जाएगा टोटल कॉस्ट, क्योंकि अपने पास अभी सेलिंग एक्सपेंसेस नहीं है इसीलिए, देखो यहाँ पर बोला भी नहीं है कि ऑफिस ओवरहेड इज टेकन 20% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट, फाइंड आउट टोटल कॉस्ट, ओके। अब देखो यहाँ पर एक चीज क्वेश्चन में बहुत ध्यान से पढ़ना कि ये जो परसेंटेज जो कर रहे हैं ना वो किसके ऊपर कर रहे हैं, ये 20% किसके ऊपर कर रहे हैं, फैक्ट्री कॉस्ट के ऊपर, और यहाँ पर भी 20% किसके ऊपर कर रहे हैं, फैक्ट्री कॉस्ट के ऊपर। मतलब समझ में आ रहा है, ये वाली अमाउंट जो है ना उसके ऊपर 20% ये अमाउंट है और ये वाली अमाउंट का 20% ये अमाउंट है, जबकि जिसका 20% करना है ना वही गायब है। अब क्या करें, अब क्या करें, देखो अब क्या करना है, आपके पास प्राइम कॉस्ट है और आपके पास फैक्ट्री ओवरहेड है, और इसको अगर मैं टोटल करता हूं तो मेरे को मिलता है फैक्ट्री कॉस्ट, ओके। अब समझो मैं फैक्ट्री कॉस्ट को 100 मान लूं, अब 100 का 20% क्या होना चाहिए, फैक्ट्री ओवरहेड, तो ये 20, तो उसके ऊपर अमाउंट क्या होगी, तो बोले ये 80 होगा कंफर्म। अगर 80 के सामने आपको कितना दिख रहा है, बोला कि 1,60,000, मतलब मेरे को 80 के सामने अगर 1,60,000 दिखता है तो सीधी बात है ये 100 के सामने कितना दिखना चाहिए, बताओ, ये तो बता सकते हो, 2 लाख आएगा, यहां पर 2 लाख आएगा, तभी जाके 2 लाख का 20% करोगे तो ये 40,000 आ जाएगा। अब चेक कर लो, और ये 2 लाख का दूसरा 20% करोगे तो ये भी 40,000 आ जाएगा, इसको टोटल करोगे तो 2,40,000 का आंसर आ गया, देख लो ये आंसर आ गया ए, ठीक है। बस थोड़ा सा यहाँ पर कैलकुलेशन डाला था, ओके। देखो एक दो क्वेश्चन तो ज्यादा कैलकुलेशन रखेंगे ही रखेंगे। ये देखो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बोला गया है प्राइम कॉस्ट कितना बोला 2,50,000, ओके। आपको बोला गया कन्वर्जन कॉस्ट, ओके, कन्वर्जन कॉस्ट कितना बोला, बोला कि 4 लाख रुपए, ओके। आपको बोला फैक्ट्री ओवरहेड कितना बोला 5 लाख रुपए,
अब सवाल यह है कि इन सब का मतलब तो पता होना चाहिए पहले। मतलब पता है तो देखो मतलब क्या है इसका, इसका मतलब है डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट वेजेस, ये तो सही बात है। इसका मतलब क्या है, कन्वर्जन कॉस्ट मतलब डायरेक्ट वेजेस प्लस फैक्ट्री ओवरहेड। ठीक है, शॉर्ट में लिखता हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। और फैक्ट्री ओवरहेड का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट वेजेस प्लस फैक्ट्री ओवरहेड। ये सबके मतलब पता हो गए। अभी देखो मतलब तो पता हो गए, अब ये वैल्यू है ना, ये वैल्यू, ये इसका अमाउंट इसके जगह पर प्लेट कर सकते हैं। देखो देखो ये इसका तो अमाउंट है ना, मतलब देखो 5 lakhs इक्वल टू DM प्लस 4 lakhs, ये पूरा 4 lakhs दे रखा है उन्होंने। और ये 4 lakhs को अगर मैं सामने ले जाऊं तो कितना हो जाएगा, माइनस होके 1 लाख हो जाएगा DM। ओके, डायरेक्ट मटेरियल। ओके, अब इसको यूज कर लूंगा कि प्राइम कॉस्ट क्या है मेरा, बोला DM प्लस DW। और प्राइम कॉस्ट मेरे को 250 दे रखा है और DM मेरे पास 1 लाख है ना, DM मेरे पास 1 लाख। तो DW मतलब डायरेक्ट वेजेस, अब ये सामने जाए तो यहां पर भी माइनस कर लोगे तो मेरे ख्याल से 1,50,000 आपका DW आना चाहिए। अब देखो बहुत सारे स्टूडेंट है ना गलती करते, पता है एग्जाम में कई बार ये 1 लाख आंसर आया ना सीधा टिक करके आएंगे 1 लाख। अरे भाई पढ़ो पहले कि क्या पूछा है। ठीक है, सेम चीज आप लोगों ने टैक्सेशन के एग्जाम में भी किया था। ठीक है, कि वो 50,000 आंसर टिक करके आए थे, लेकिन हकीकत में पता है 50,000 नहीं पूछा था। ऐसा नहीं पूछा था कि फेस वैल्यू क्या है, उसने पूछा था मार्केट वैल्यू क्या है। ठीक है, उसने मार्केट वैल्यू पूछा था, समझे। तो यहां पर पढ़ो कि क्या पूछा है, पूछा क्या है, जो पूछा है उसको आंसर करना है। ऐसा नहीं कि जो आंसर आया आप सीधा टिक करके आओ। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 1,50 आएगा। अगर पहला आंसर 1 लाख आ रहा है तो ज़्यादा भावनाओं में बह के 1 लाख मत टिक कर लो। ठीक है, पहले देखो क्या पूछा है। ठीक है, ऐसा ही सेम चीज़ टैक्सेशन में भी किया है लोगों ने। ठीक है, अब देखो प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट आपके पास 25,000 है। फैक्ट्री और ऑफिस और सेलिंग ओवरहेड तीनों तीन का परसेंटेज आपके पास है, और ये तीनों 3% पास प्राइम कॉस्ट के ऊपर ही है। मतलब देखो सिंपल क्वेश्चन है कि प्राइम कॉस्ट जो है वो आपके पास 25,000 है। ओके, फिर उसमें आप क्या ऐड करते हो, बोले फैक्ट्री ओवरहेड। ठीक है, उसके बाद क्या ऐड करते हो, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। ठीक है, फिर उसके बाद क्या ऐड करते हो, सेलिंग ओवरहेड। ओके, अब देखो पहला परसेंटेज जो 10%, इसका 10%, चलिए तो ये आ जाएगा 25। फिर इसका कितना परसेंट, बोला 15%, कितना आ जाएगा 15% करो जरा, ये आ गया 15%, 3750। ओके, और इसका कितना परसेंट, 25%, नहीं सॉरी 20% है, ये आ गया 20%, ये 5,000। ओके, अब सबका टोटल कर लो। चलो इन सब का टोटल करते जाओ। देखो ज़्यादा है ना कैलकुलेशन में टाइम मत बिगाड़ो, हर चीज़ का टोटल मत लिखा, डायरेक्टली ये लास्ट वाला लिखो, है ना, थोड़ा स्मार्ट वर्क करो। ये आ गया 10%, और ये आपका प्रॉफिट कहाँ से आया 10%, देखो यहाँ पर लिखा भी है, ये रहा 10% टोटल कॉस्ट का। अब पता है एग्जाम में कई बार क्या करेंगे, पता है ये टोटल कॉस्ट लिखा है ना, टोटल कॉस्ट, उसको अगर मैं चेंज करके सेलिंग प्राइस कर दूं, ठीक है, तो फिर क्वेश्चन बदल जाएगा, आंसर भी बदल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सेलिंग प्राइस पे 10% है बोला है। ठीक है, तो ये तो अभी देखो टोटल कॉस्ट पे बोला है, तो क्वेश्चन इजी हो गया कि आपने सीधा टोटल कॉस्ट पे 10% ले लिया और अपना काम बन गया, और ये अपना आंसर आ गया। चलो ये अपना कहाँ गया, ये आंसर ये हो गया कंप्लीट। ये 33 MCQ जो प्रीवियस ईयर के पेपर के भी थे वो भी मैंने करवा दी। ओके।